हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी 2026 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे साइंस के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हम कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी पढ़ रहे हैं, साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जिनकी कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, उनको भी साथ ही साथ पढ़ते चल रहे हैं। इस टाइम पे अब आपके पास टाइम कम है, एग्जाम आपके पास में है, 1 महीने से भी कम का टाइम आपके पास बचा है, तो कुछ नया एक्सप्लोर ना करके, कुछ नया ना पढ़ के आप जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनफ टाइम था आपके पास, एग्जाम फॉर्म की डेट भी बढ़ी, तो उससे आपको काफ़ी टाइम मिल गया एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन आपने पढ़ा है, कंटेंट पढ़ा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए और रिवाइज के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन के पास ले जाती है। आपने कितना पढ़ा है, कितना रट्टा मारा है, इससे ज़्यादा आपको बेनिफिशियल ये रहेगा कि आपने कितने प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, कितना आपने मॉक टेस्ट दिया है। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस में आप क्या करिए, आप दीजिए एक प्रैक्टिस सेशन अटेंड करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें आप देखिए कि कहाँ पे कमी रह रही है, किन प्रश्नों पे आपको सबसे ज़्यादा गलती हो रही, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो आप उस टॉपिक को फिर मजबूत करिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, जो आपने नहीं पढ़ा है उसको ऐड करिए, पढ़िए और फिर रिवीजन करने के बाद वापस से टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेशन अटेंड करिए, देखिए उसमें सुधार हुआ कि नहीं। तो ऐसे आपको अपना गैप फिल करते हुए आगे बढ़ना है। इस टाइम पे थ्योरी वाला पोर्शन लेके नहीं बैठ जाना कि थ्योरी पढ़ने आप बैठ जाइए ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस से फिर थ्योरी में जाइए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी कमी रह गई है, वहाँ पे आप फिर से उसको फिल करिए, यानी उसको फिर से आप पढ़िए और उससे पोर्शन को मजबूत करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये जो जितनी भी क्लासेस चल रही है ना प्रैक्टिस सेट की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही प्रश्न डिस्कस हो रहे हैं, वही प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं या फिर जो पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेट करके हम नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही हर एक क्वेश्चन के साथ इतना डिटेल हम पढ़ लेते हैं कि उससे अगर कोई सा भी प्रश्न बनेगा ना उसके आसपास से, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है, आज की क्लास में हम ना सेल डिवीजन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। प्रश्नों की प्रैक्टिस तो हर टॉपिक से करेंगे, लेकिन सेल डिवीजन को आज की क्लास में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई सारे डाउट हैं सेल डिवीजन से रिगार्डिंग, बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं बच्चों के सेल डिवीजन के। इसलिए आज हम पूरे सेल डिवीजन की प्रोसेस को आज की क्लास में पढ़ेंगे और साथ ही प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा या फिर विंड पावर। कौन सा है जो कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है? देखिए, नवीकरणीय संसाधन होते क्या है? नवीकरणीय संसाधन नाम तो आ गया, लेकिन नवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं? वे संसाधन जो कि प्रकृति द्वारा बार बार बनाए जा सकते हैं, यानी इनको हम बार बार यूज के लिए बना सकते हैं और ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है और ये जल्दी से समाप्त भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो क्रूड ऑयल दिया है ये कैसा है? ये लाखों वर्षों में बनता है। एक तो इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में, और साथ ही ये अनवीकरणीय है, यानी ये समाप्त हो सकता है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम भी एक सीमित मात्रा में मिलता है और सीमित मात्रा में रिफॉर्म भी होता है, बनाया भी जाता है। ये भी एक प्रकार का अनवीकरणीय है, ठीक है, नवीकरणीय ना होकर अनवीकरणीय है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये भी यूरेनियम के सीमित साधन से बनती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी भी यूरेनियम के सीमित साधन से बनाई जाती है। लेकिन विंड पावर, पवन ऊर्जा, ये हवा से प्राप्त की जाती है। और बताइए, क्या वातावरण से हवा ही समाप्त हो जाएगी? नहीं, हवा तो हमको लगातार उपलब्ध रहती है, हमेशा प्रेजेंस रहती है, हम कभी भी इससे एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन पूछा है, तो नवीकरणीय संसाधन क्या होगा? विंड पावर या पवन ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? एड्स, कोरोना वायरस, पोलियो या फिर आंत्रज्वर। कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? तो देखिए, जो एड्स है, एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और वायरस में भी कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस। तो एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। कोरोना भी कोरोना वायरस के कारण होता है। पोलियो भी वायरस के कारण होता है। लेकिन आंत्रज्वर को और क्या बोला जाता है? इसको टाइफाइड भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफाइड। और साथ ही इसको एक और नाम से जाना जाता है, मोती झरा या मियादी बुखार से भी इसको जाना जाता है। तो इसके और नाम क्या है? मोती झरा भी इसका नाम है और मियादी बुखार भी इसको कहा जाता है।
मियादी बुखार। तो ये सारे किसके नाम हैं? टाइफाइड के ही नाम है। जनरली लोग टाइफाइड तो जानते हैं, लेकिन आर्द्रज्वर किसको बोलते हैं, मोती जरा किसको बोलते हैं, मियादी बुखार किसको बोलते हैं, ये नहीं जानते हैं। तो इन किसी भी नामों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो बैक्टीरिया के कारण आर्द्रज्वर या फिर टाइफाइड होता है। बाकी सारे जो हैं एड्स, कोरोना वायरस और पोलियो, ये सारे किसके कारण? वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। अब देख लेते हैं बैक्टीरिया के कारण और कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये सारे जितने भी रोग दिए हैं ना, सारे बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं और सारे आपके प्रश्न में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। निमोनिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। गोनेरिया भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, लेकिन यह एक लिंग संबंधित रोग है, जनन अंग में ये फैलता है। गोनेरिया भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। साथ ही टिटनस भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रेडियम टिटानी। तो टिटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्लास्ट्रेडियम टिटानी के कारण होता है। लेप्रोसी या फिर इसको क्या बोला जाता है? कुष्ठ रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। साथ ही क्षय रोग, जिसको टीबी भी बोला जाता है, तो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस इसको कहते हैं, तो ये किसके कारण होता है? तो ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। टाइफाइड, यही आपके उसमें पूछा था प्रश्न में कि टाइफाइड, इसको आर्द्रज्वर लिखा था, इसको मोती जरा भी बोलते हैं, मियादी बुखार भी बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है टाइफाइड। किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण। इसमें आंतों में अल्सर हो जाता है, इसीलिए इसको आंत्रज्वर भी बोलते हैं। क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है आंतों में, इसीलिए इसको आंतों की बुखार भी कहा जाता है। साथ ही सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। डिप्थीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया रोग होता है। और कौन से हैं बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग? काली खांसी, जिसको वूफिंग कफ भी कहा जाता है, तो काली खांसी बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि काली खांसी कौन से बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस सभी के नाम दिए थे। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया भी नाम दिया था और बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस वायरस भी दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, वायरस के कारण नहीं होता। हैजा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है। तो ये आपके 10-12 बैक्टीरिया के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, घरों में खतरनाक कचरे का एक छोटा प्रतिशत उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से एक खतरनाक कचरा है जो घरों में उत्पन्न होता है। कागज, बचा हुआ खाने का सामान, पुरानी बैटरी या फिर प्लास्टिक की थैलियाँ। तो देखिए, जो घर में निकलने वाला कचरा होता है, वो खतरनाक कचरा कब कहलाता है? जिसमें से जहरीले पदार्थ निकले। जो कचरा है उसमें से जहरीला पदार्थ निकले, और जहरीला के पदार्थ के अलावा जो वो कचरा है वो संक्षारक के तौर पे कार्य करे, यानी वो संक्षारण का काम करे, और साथ ही ज्वलनशील हो। कैसा हो? ज्वलनशील हो, और पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाता हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको खतरनाक कचरे के रूप में जानते हैं। लेकिन देखिए, जो कागज होता है, कागज एक ये सामान्य सा कचरा है और इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। जितने भी कागज वाले प्रोडक्ट होते हैं इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। बचा हुआ खाने का सामान, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, आप सभी को पता है। इसको बायोडिग्रेड कर सकते हैं, तो ये कैसा होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। और प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, हालांकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन इसको खतरनाक कचरे के रूप में हम, ये सिर्फ डिसॉल्व नहीं होती हैं, पचित नहीं होती हैं, बाकी ये संक्षारण और ज्वलनशील नहीं होती हैं। लेकिन जितनी भी पुरानी बैटरी होती हैं, इनमें बहुत सारे केमिकल निकलते हैं, जैसे लेड निकलता है, सीसा निकलता है, इसमें से लिथियम निकलेगा, जो लिथियम की बैटरी होती हैं इनमें से लिथियम भी निकलता है, और साथ ही कैडमियम भी निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक केमिकल होते हैं, प्रकृति और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हीं को हम खतरनाक कचरे के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगर पुरानी बैटरी ना दिया होता तब हम प्लास्टिक की थैलियों को करेक्ट आंसर मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर सबसे खतरनाक की बात करें तो क्या होगी? जो बैटरी और या फिर सेल होते हैं। अगला प्रश्न है,
कोशिका में क्रोमैटिन कहाँ पाया जाता है? एस फेज में पाया जाता है, एम फेज में पाया जाता है, प्रोफेज में पाया जाता है या फिर एनाफेज में पाया जाता है? तो देखिए कोशिका के माइटोसिस डिवीजन से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, समसूत्री विभाजन से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो समसूत्री विभाजन में होते कितने फेज हैं? तो जो समसूत्री विभाजन होता है मेनली दो फेजों में बटा होता है। एक होता है इंटरफेज, एक क्या होता है? इंटरफेज होता है। इंटरफेज को और किस नाम से जाना जाता है? अंतरा अवस्था के नाम से जाना जाता है। किस अवस्था? अंतरा अवस्था के नाम से जाना जाता है। और दूसरा फेज क्या होता है? एम फेज होता है। चलिए इसको यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि इससे प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं इससे आपके एग्जाम में, तो इससे एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। देखिए अगर समसूत्री विभाजन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि जो समसूत्री विभाजन होता है ना वो दो फेजों में बटा होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंटरफेज और दूसरा कौन सा होता है? एम फेज। अब देखिए जो इंटरफेज होता है ना ये लगभग आधा भाग होता है पूरे विभाजन का, लगभग आधा भाग क्या होता है? इंटरफेज होता है। मान लीजिए ये पूरा साइकिल है, डिवीजन का साइकिल है, तो ये जो भाग होगा ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? इंटरफेज कहलाएगा, अंतरावस्था कहलाएगा। यहाँ पे पूरे 24 घंटे में से 19 घंटे जो होते हैं वो इंटरफेज के होते हैं। 19 घंटे यानी टोटल का लगभग 95% भाग क्या होता है? 95% टाइम इंटरफेज में ही लगता है, अंतरावस्था में लगता है। यहाँ पे क्या होती है? अंतरावस्था में कौन सी अवस्था है? ये है अंतरावस्था। क्या है? अंतरावस्था है। जो अंतरावस्था होती है ना यहाँ पे विभाजन की पूरी तैयारी होती है। यहाँ पे विभाजन होता नहीं है, क्या होती है? विभाजन की पूरी तैयारी होती है। ठीक है, विभाजन की क्या होती है? पूरी तैयारी होती है। अब विभाजन की तैयारी में कौन कौन से फेज होते हैं? जो अंतरावस्था है ये भी कई फेजों में बटी होती है। तो अंतरावस्था 3 फेजों में बटी होती है। कौन कौन से? इसमें होता है एक जीवन फेज। कौन सा फेज होता है? जीवन फेज। और दूसरा होता है एस फेज और तीसरा होता है G2 फेज। जो अंतरावस्था होती है वो 3 फेजों में बटी होती है। उसके अलावा आ जाते हैं एम फेज। बाकी ये जो फेजेस है ना, ये जो फेज है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एम फेज। क्या बोलेंगे? ये जो आधा पार्ट बचा ये कहलाएगा एम फेज। ठीक है, क्या कहलाएगा? एम फेज। अब एम फेज में क्या क्या होता है? एम फेज भी 2 भागों में बटाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा फेज होता है जिसको बोलते हैं G0। कौन सा फेज होता है? G0। उसके अलावा एक ये बड़ा फेज होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है? साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। और साइटोकाइनेसिस के अलावा यहाँ पे होता है एक टीलोफेज। कौन सा फेज होता है? टीलोफेज। एक होता है एनाफेज और एक होता है मेटाफेज। ठीक है, प्रोफेज से स्टार्ट होता है। यहाँ पे होगा प्रोफेज, ये है प्रोफेज, फिर हो जाएगा मेटाफेज, फिर आ जाएगा एनाफेज। कौन सा हो जाएगा? एनाफेज। फिर आएगा टीलोफेज, फिर सबसे बड़ा फेज आ जाता है साइटोकाइनेसिस फेज। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए जो साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे करके दिखाते हैं। ये जो साइटोकाइनेसिस वाला ये जो पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ साइटोकाइनेसिस वाला, यहाँ पे क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य का यहाँ पे विभाजन होता है। और उसके अलावा ये जो टीलोफेज होते हैं, एनाफेज होता है, मेटाफेज होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये टीलोफेज, एनाफेज और मेटाफेज, यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। तो ये पूरा क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन हो जाता है। यानी जो अंतरावस्था इंटरफेज होती है ये पूरे 19 घंटे की होती है, सबसे बड़ी 95% भाग यहीं पे होता है, यानी 90% टाइम इसी में लगता है अंतरावस्था में। यहाँ पे विभाजन की पूरी तैयारी होती है, विभाजन नहीं होता है। और इसमें कौन कौन से फेज आते हैं? G1, S और G2। उसके अलावा जो एम फेज होते हैं यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस फेज आ जाता है। जो साइटोकाइनेसिस फेज होता है यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और जो टीलोफेज, एनाफेज, एम फेज, प्रोफेज होते हैं यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, तो अंतरावस्था तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम एम फेज पे। किस पे आ जाते हैं? एम फेज पे। अब जो एम फेज भी होती है ये भी 2 भागों में बटी होती है। एक होती है कैरियोकाइनेसिस। क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस होती है। और दूसरी क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। अब जो कैरियोकाइनेसिस होती है यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से आते हैं? कैरियोकाइनेसिस में आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और कौन से? टीलोफेज। 4 फेज इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएगा? प्रोफेज, दूसरा आ जाएगा मेटाफेज। कौन सा? मेटाफेज। तीसरा आ जाएगा
जाएगा एनाफेज और चौथा आ जाएगा टीलोफेज। क्या आ जाएगा? टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में क्या आता है? पूरा साइटोकाइनेसिस फेज ही आ जाता है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में तो चलिए यहाँ पे डायग्राम से हम पढ़ते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं तो समझ में आएगा। प्रोफेज में क्या होता है? मान लीजिए ये प्रोफेज है, तो प्रोफेज में जो क्रोमैटिन नेट होता है, क्रोमैटिन नेट बनना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमैटिन नेट का यहाँ पे जाल बनता है और केंद्रक झिल्ली जो होती है वो गायब हो जाती है और जो सेंट्रियोल होते हैं वो ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, अब प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है? मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है? ठीक है, ये है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? एक प्लेट का निर्माण होता है, ये तो ध्रुव बनते हैं और यहाँ पे एक प्लेट का निर्माण होता है जिससे जो क्या बोलते हैं फाइबर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो फाइबर हैं ये ध्रुवों से जाके कनेक्ट होते हैं और इधर क्रोमोसोम से कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे एक प्लेट का निर्माण होता है, बिल्कुल सेंटर में बीच में एक प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो मेटाफेज में कुल मिला के क्या होगा? प्लेट का निर्माण होगा बीच में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एनाफेज में। अब एनाफेज में क्या होगा? अब जो प्लेट की निर्माण हुई थी वो टूटेगा भी। तो एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, जो ध्रुवों से जुड़े रहते हैं और इधर क्रोमैटिड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो स्पिंडल फाइबर है ये ध्रुवों की ओर खींचना स्टार्ट होते हैं और जब भी ध्रुवों की ओर स्पिंडल फाइबर खींचेंगे तो उससे जो क्रोमैटिड होता है, सॉरी सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब सेंट्रोमियर क्या होता है? जब क्रोमोसोम आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं तो बीच का ये जो पोर्शन होता है यही क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। तो जब स्पिंडल फाइबर ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं तो एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटने लगता है और सेंट्रोमियर टूटेगा तो यहाँ पे एक लेयर का निर्माण होता है, एक परत का निर्माण होता है जिसको इंटरजोनल फाइबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर इंटरजोनल फाइबर, सेंटर इंटर जोनल फाइबर कहा जाता है। तो ये आ गए किसमें? एनाफेज में। एनाफेज के बाद में अब कौन सा फेज आता है? आएगा टीलोफेज। अब जो टीलोफेज होता है, टीलोफेज में केंद्रक का निर्माण होने लगता है, दो केंद्रक का निर्माण होने लगता है। यानी टीलोफेज में जो गुणसूत्र होते हैं ना वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं? ध्रुवों पे। अब जब ध्रुवों पे पहुँचेंगे तो इनके चारों तरफ झिल्ली का भी निर्माण होगा। ये दोनों तरफ गुणसूत्र पहुँच गए और इनके चारों तरफ झिल्ली का निर्माण हुआ। जब झिल्ली का निर्माण होगा तो अंदर केंद्रिका का भी निर्माण होने लग जाएगा। तो ये किस में होता है? टीलोफेज में। पूछा जाता है केंद्रिका का निर्माण किस फेज में होने लगता है? तो किस में होने लगता है? टीलोफेज में होने लगता है। यानी कैरियोकाइनेसिस वाले पोर्शन कंप्लीट हो गया, केंद्रक का विभाजन हो गया। अब हो गया, अब बचा क्या? कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन कहाँ पे होगा? साइटोकाइनेसिस में होगा। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? एक मिड बॉडी का निर्माण होने लगता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? एक मिड बॉडी बनने लगती है, यानी केंद्रक यहाँ है, केंद्रक यहाँ है, बीच में एक एनिमल सेल में एक मिड बॉडी बनेगी। अब मिड बॉडी बनेगी तो क्या होगा? खांच का निर्माण होगा, यानी जो कोशिका होगी ये ऐसे बीच में एक खांच का निर्माण करने लग जाएगी, एक केंद्रिका इधर और एक केंद्रिका इधर। लास्ट में क्या होगा? यही खांच से कोशिका अलग हो जाएगी और दो कोशिकाओं का खांच के निर्माण विधि से क्या होगी? जो केंद्रक होंगे वो दोनों क्या होंगे? दोनों ओर होते हैं, यानी इसको अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल विभाजन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? दो कोशिकाओं का निर्माण अलग से हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इसके अंदर केंद्रक भी है, एक ये कंप्लीट कोशिका कहलाएगी। लेकिन प्लांट में एक अलग प्रोसेस होती है। प्लांट में सेल प्लेट का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे मिड बॉडी बनता है ना, ये एनिमल सेल की बात है, यहाँ पे मिड बॉडी बनता है और प्लांट में क्या होता है? सेल प्लेट का निर्माण होता है, बीच में एक प्लेट बनती है और उससे कोशिका का विभाजन होता है। तो ये पूरी क्या कहलाती है? माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस वाले पोर्शन में केंद्रक का विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस वाले पोर्शन में क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर पूरी तरीके से एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा सेल डिवीजन। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न में सिंपल सा क्या पूछा था कि क्रोमैटिन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कि जो प्रोफेज होता है ना, प्रोफेज में सेंटर में यहाँ पे क्रोमैटिन नेट का निर्माण होने लगता है और साथ ही केंद्रिका का भी फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? सॉरी, केंद्रिका का नहीं, केंद्रक जो झिल्ली होती है, सॉरी जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होने लगती है? डिसअपीयर होने लगती है, लुप्त होने लगती है और क्रोमैटिन नेट का एक जाल का फॉर्मेशन होने लगता है और वही यहाँ पे पूछा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। 10 किलोवाट पर घंटा, 1 किलोवाट पर घंटा, 1 वाट पर घंटा या 1 किलोवाट पर घंटा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? पेन का थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं यहाँ पे।
बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 किलोवाट पर घंटा। क्या होगा, 1 किलोवाट पर घंटा। अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई उपकरण है, ये डेफिनेशन है कि अगर कोई भी उपकरण है वो 1 किलोवाट या फिर 1000 वाट, 1 किलोवाट को और क्या बोल सकते हैं, 1000 वाट, 1000 वाट की पावर से अगर वो 1 घंटे तक चलता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी निर्माण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी पावर इंटू टाइम। क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। अब पावर कितना दिया है, पावर दिया है 1 किलोवाट दिया है, टाइम कितना दिया है 1 घंटे 1 आवर, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 1 किलोवाट पर आवर। तो यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण प्रक्रिया कहलाती है। कंडक्शन प्रवाहकत्व, इंडक्शन यानी प्रेरण, कन्वेक्शन यानी संवहन, या रेडिएशन यानी विकिरण। बताइए यहाँ पे ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के, ये ध्यान रखिएगा क्या बोला है, बिना किसी संपर्क के, बिना कॉन्टैक्ट के जो ऊष्मा का स्थानांतरण की जो विधि होती है कौन सी होती है, बेसिकली ये पूछा है। तो देखिए मेनली जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होती है ना, 3 प्रकार की होती है। एक होती है चालन विधि, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। और दूसरा होती है संवहन विधि, संवहन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। और तीसरी होती है रेडिएशन या फिर विकिरण विधि। मेनली ये 3 प्रकार की विधि होती हैं ऊष्मा स्थानांतरण की। जो चालन विधि होती है ना, ये मेनली ठोस पदार्थों पे होती है। देखिए जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें अगर हीट दिया जाए, अगर ऊष्मा, मान लीजिए एक ये लोहे की राड है, अगर इसमें हीट दी जाती है तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दर पे ही अपने ही जगह पे वाइब्रेट करेंगे और कंपन के माध्यम से एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। इसीलिए जो धातु के बर्तन होते हैं ना, तो उसमें लोग जले नहीं, जैसे कुकर है तो उसके हैंडल में क्या बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है या फिर लकड़ी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो बैकेलाइट वो लकड़ी होते हैं ना, ये ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, चालन विधि मेनली ठोसों में होता है। संवहन विधि होता है, ये द्रव और गैस में होती है। जो संवहन विधि है ये द्रव और गैसों दोनों में होती है। संवहन में कैसे ट्रांसफर होता है हीट का, मान लेते हैं एक बाउल में हमने पानी को उबलने के लिए रखा, क्या किया, पानी को उबलने के लिए रखा। अब नीचे से टेम्परेचर अगर फ्लेम दे रहे हैं, गैस पे रखे, तो पहले टेम्परेचर ये तली वाले भाग में लगेगा। तो जब तली वाले भाग में टेम्परेचर लगेगा, ताप लगेगा, तो यहाँ के पार्टिकल्स गर्म होंगे। अब जब पार्टिकल्स गर्म होंगे तो हल्के होके ये पार्टिकल कहाँ हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, यानी ये बुलबुले के रूप में ऊपर चले जाएंगे। तो जब ऊपर ये बुलबुले चले जाएंगे तो ऊपर घना एरिया हो जाएगा। भाई जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे डेंस एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और वहीं पे नीचे खाली स्थान हो जाएगा। तो जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग रहते हैं तो वो खाली जगह ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते, तो यहाँ के जो बुलबुले होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाएंगे। फिर ये गर्म होंगे, ये ऊपर जाएंगे, तो जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो इसी विधि को क्या बोलते हैं, संवहन विधि बोलते हैं, और ये द्रव और गैसों में देखने को मिलता है। वहीं पे जो विकिरण विधि होती है, तो जो सूर्य के ताप धरती तक पहुँचता है ना, सूर्य की ऊष्मा, सनलाइट या सन की जो ऊर्जा होती है, जो ऊष्मा होती है, ये जो हमारे तक पहुंचती है, सन की गर्मी, तो ये किसी विधि द्वारा पहुंचती है, विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। देखिए जो चालन विधि है ना, इसके लिए भी कांटेक्ट होना, संपर्क होना जरूरी है, तभी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। संवहन विधि के लिए भी संपर्क होना जरूरी है, बिना संपर्क के ये नहीं होती। लेकिन विकिरण जो रेडिएशन होता है, ये इसके बीच, इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता, फिर भी ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तो यही तो इस प्रश्न में पूछा है, यही इस प्रश्न में पूछा है, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अभी तक हमने भले प्रश्नों की संख्या कम की हो नहीं, लेकिन हमने ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में पढ़ लिया। बैक्टीरिया से होने वाले जितने रोग हैं, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, वो भी हमने पढ़ लिया, और साथ ही पूरा माइटोसिस डिवीजन भी हमने, समसूत्री विभाजन भी यहाँ पे पढ़ लिया है। यानी 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए हैं, भले ही प्रश्न कम हुए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, थर्मोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर, किसके द्वारा मापा जाता है? तो मानक इलेक्ट्रोड क्षमता होती क्या है? मानक इलेक्ट्रोड क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन खोने या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? ये इलेक्ट्रोड क्षमता कहलाती है। और इसको पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है। बाकी पायरोमीटर किसके लिए उपयोग होता है? उच्च तापमान मापने के लिए। जब भी उच्च तापमान मापने की ज़रूरत होती है तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से विद्युत आवेश मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विद्युत आवेश इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है? टेम्परेचर या फिर तापमान को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की विरंजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? डिकम्पोजिशन, अपघटन द्वारा, जलीय विश्लेषण द्वारा, रेडियोधर्मिता द्वारा या फिर ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो देखिए क्लोरीन की जो विरंजन ब्लीचिंग एक्शन या विरंजन प्रक्रिया होती है ना, ये मेनली किसके द्वारा होती है? ऑक्सीडेशन के द्वारा होती है। जब क्लोरीन को पानी के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, क्लोरीन है इसको वाटर के कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा तो ये एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं HOCl। HOCl क्या होता है? हाइपोक्लोरस अम्ल। ये क्या होता है? हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है। ये हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है जो आगे जाके नवजात ऑक्सीजन का जन्म देता है। यानी यही O2, फिर जो यही O2 होती है ना, ये क्या करेगा? जो हाइपोक्लोरस अम्ल है इसके साथ साथ क्या बनेगा? HCl भी बनेगा। यानी क्लोरीन और H2O जब मिलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा। फिर यही HOCl क्या करेगा? एक नवजात O2 का निर्माण करेगा, यानी ऑक्सीजन का निर्माण करेगा और साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी निर्माण करेगा। फिर यही ऑक्सीजन क्या करेगी? ये रंगीन पदार्थों का ऑक्सीडेशन करती है और उसको कैसा बना देती है? रंगहीन बना देती है। तो कुल मिला के जो क्लोरीन की विरंजन मतलब कि रंग वाले को बेरंग बनाना। क्या करना? जो रंगीन पदार्थ है उसको कैसे बनाना? बेरंग बनाना या रंगहीन बनाना विरंजन प्रक्रिया कहलाती है। रंजन यानी रंग, वी यानी बिना रंग के। तो क्लोरीन के जो विरंजन यानी ब्लीचिंग एक्शन होती है वो कैसी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण के कारण होती है, ऑक्सीडेशन मेथड के कारण होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? बोरॉन के, कार्बन के, लिथियम के या फिर सिलिकॉन के? तो हीरा और ग्रेफाइट ये किसके अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक चेचक रोग का कारण बनता है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, वेरियोला विषाणु, हर्पीज जोस्टर विषाणु या फिर पेस्टुरेला पेस्टिस? तो देखिए जो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी है, टिटैनी नाम से क्लियर है, ये किस रोग का कारण होता है? तो ये टिटनस का कारण होता है। किस रोग का कारण होता है? टिटनस। और ये बैक्टीरिया के द्वारा, टिटनस एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया। जो हर्पीज जोस्टर विषाणु है ये किसके लिए जरूरी है? मतलब कौन सा रोग इस विषाणु के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स। क्या होता है? चिकन पॉक्स ये हर्पीज जोस्टर विषाणु के कारण होता है। पेस्टुरेला पेस्टिस से कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग, जो कि चूहे के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। यहाँ पे चेचक पूछा है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। किसके बारे में? स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? वेरियोला विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? वेरियोला विषाणु के कारण होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि इसको चिकन पॉक्स को अब विश्व टीकाकरण के माध्यम से समाप्त भी कर दिया गया है, पर यह किसके कारण होता है? स्मॉल पॉक्स वेरियोला विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, देखिए एक ये बड़ा सा प्रश्न है पर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और फॉरेस्ट गार्ड के ही एग्जाम में पूछा गया है कि एक समुद्री एनीमोन परिवहन का लाभ और नया भोजन प्राप्त करने के लिए हेरमिट केकड़ों के खोल में संलग्न हो जाता है। कुल मिला के ये बोला कि जो एनीमोन है वो भोजन प्राप्त करने के लिए केकड़े के खोल में घुस गया और जो एनीमोन है वो अपनी डंक मारने वाली कोशिकाओं के माध्यम से हेरमिट केकड़ों को छद्मावरण और सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए एनीमोन भोजन के लिए केकड़े के खोल में चला गया और जो केकड़ा है वो एनीमोन से क्या करता है? सुरक्षा लेता है। तो ये किस प्रकार के अन्योन्य क्रिया है ये आपको बताना है। सहजीविता है, परजीविता है, स्पर्धा है या फिर सहभोजिता है?
तो जो इस प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, यानी एनीमोन क्या कर रहा है, केकड़े को सुरक्षा दे रहा, क्या कर रहा, केकड़े को प्रोटेक्शन दे रहा, सुरक्षा दे रहा है, और केकड़ा क्या कर रहा है, उसको रहने के लिए स्थान और साथ ही भोजन प्रोवाइड कर रहा, फूड दे रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सहजीविता। लाइकेन भी इसका उदाहरण होता है। परजीविता क्या होता है, एक व्यक्ति है, एक वस्तु, एक पदार्थ है, उसको लाभ हो और दूसरे को क्या हो, हानि हो, तो इसको क्या बोलते हैं, परजीविता बोलते हैं। स्पर्धा क्या है, स्पर्धा में दोनों को नेगेटिवली इफेक्ट हो, यानी दोनों को हानि हो। जैसे एक ही भोजन के लिए दो जीव लड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्धा बोलेंगे। तो ये तीनों टर्म भी आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न में। सहजीविता में दोनों का लाभ हो और स्पर्धा में दोनों का हानि हो, और परजीविता क्या होता है, एक को लाभ और एक को हानि हो, तो ये क्या कहलाता है, परजीविता। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है, फास्फोरस, पारा, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर में भी द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बाकी फास्फोरस जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। सोडियम भी पाया ठोस अवस्था में जाता है, लेकिन ये कैसा होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है। एल्यूमिनियम भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र पारा ही ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कचरा प्रबंधन की उस तकनीकी को क्या कहते हैं जिसमें संकेंद्रित स्थल से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जैव संवेदी, जैव आवर्धक, जैव उपचारीकरण या फिर जैव सांद्रण। तो इस प्रक्रिया में कचरा प्रबंधन की वो जो प्रक्रिया होती है, टेक्निक होती है, जिसमें संकेंद्रित स्थल में प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव उपचारीकरण कहलाती है। इसमें क्या होता है, जितने भी विषैले पदार्थ है ना, उनको इनएक्टिव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, यानी इस विधि के द्वारा पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। बाकी जैव संवेदी क्या होता है, इसमें प्रदूषक का पता लगाते हैं, प्रदूषक के पता लगाने की जो विधि होती है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, जैव संवेदी विधि कही जाती है। इसमें प्रदूषक का पता लगाते हैं, ठीक है। साथ ही जैव आवर्धक, ये आवर्धन मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है नंबर में, तो यहाँ पे उपचारीकरण क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेडुला ओब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है, हार्ट का, मस्तिष्क का, लंग्स का या फिर पेट का। तो हमने जब ब्रेन पढ़ा था तब हमने मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में पढ़ा भी था। मेडुला ओब्लांगेटा किसका हिस्सा होता है, ब्रेन का। ब्रेन में भी ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। जो हिंड ब्रेन होता है यानी पश्च मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है, इसको दूसरे पेज में देख लेते हैं। तो जो हिंड ब्रेन होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम, ठीक है, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पॉन्स वेरोलाई, क्या होता है, पॉन्स वेरोलाई, और तीसरा होता है ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, क्या होता है, मेडुला ओब्लांगेटा होता है। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ से संपादित होती हैं। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा करता है। अनैच्छिक क्रियाएं भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है जैविक क्रिया, जैविक क्रिया में वो क्रिया आती हैं जिनके बिना फिर इंसान जीवित नहीं रह सकता, और एक होती है सहायक क्रिया, जो हो या ना हो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैविक क्रियाओं में कौन कौन सी आती हैं, जैसे श्वसन, सांस ले लीजिए, देखिए फिर सांस आती है कि नहीं आती है। पाचन क्रिया भी, पाचन भी जानलेवा होता है अगर नहीं हो तो। हृदय का धड़कना, साथ ही उत्सर्जन भी क्या है, जरूरी है। तो ये जितनी भी एक्टिविटी है ना, ये जैविक अनैच्छिक क्रियाओं में आती हैं। हाँ, ये होती अनैच्छिक है, हम अपनी इच्छा से इसको बंद या चालू नहीं कर सकते। पाचन को क्या हम बोल सकते हैं कि भैया अभी रहने दो, हमको कल व्रत भी रहना, आज डाइजेशन ना करो, कल कर लेना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, लेकिन जैविक हैं, इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे छींक है, खर्राटा है, ये सब क्या होते हैं, ये सहायक क्रियाएं होती हैं, ये हो चाहे ना हो, ज़्यादा कोई फर्क बॉडी में इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, कहाँ पे होती हैं, मेडुला ओब्लांगेटा में होती हैं। और मेडुला ओब्लांगेटा किसका पार्ट होता है, ब्रेन का। ब्रेन में भी पश्च मस्तिष्क का ये पार्ट होता है, ठीक है।
और आज का लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, मेंडल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, शरीर क्रिया शास्त्र के जनक, भूगर्भ शास्त्र के जनक, जेनेटिक्स के जनक या फिर जीव शास्त्र के जनक। जो मेंडल हैं इनको किसके जनक के रूप में जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक्स के जनक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था और मटर के पौधे पे प्रयोग करके वंशानुगति के नियम को बताया था, इसीलिए मेंडल को जेनेटिक्स के नियम के नाम से जानते हैं। तो आज के प्रश्न हमारे समाप्त हुए। आज हमने प्रश्न भले ही 15 किए हों, लेकिन 15 प्रश्नों में हमने लगभग आज अगर मैं बोलूँ तो आज हमने लगभग 80 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा और उसके अलावा हमने सेल डिवीजन भी पढ़ा आज की क्लास में। सेल डिवीजन के अलावा हमने क्या पढ़ा, ब्रेन में पश्च मस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेटा का पूरा कार्य पढ़ लिया है। और उसके अलावा एक चीज़ और हमने कौन सी चीज़ पढ़ी थी, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में पढ़ लिया। यानी आज हमने 80 प्लस प्रश्न ही किए हैं। एक आपकी आधे घंटे 35 मिनट की क्लास में लगभग हमने 80 प्लस प्रश्नों को किया है। तो ये जितनी भी क्लासेस चल रही है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए, इसको जरूर फॉलो करिएगा। एक प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे सारी क्लासेस आपकी सीक्वेंस वाइज डली हैं, तो आप वहाँ से जाके अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन, और साथ ही साथ क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा ना, सिर्फ और सिर्फ ये प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपकी पूरी तैयारी साइंस की हो जाएगी, इसकी गारंटी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।